हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्य सिविल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सेट 3 है पॉलिटी का। जिन्होंने पहला और दूसरा सेट नहीं देखा, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर उसको देख ले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो फजल 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, फजल अली की अध्यक्षता में उसके दो अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कंजरू और के एम पणिक्कर। ये दोनों अन्य सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? सीईए कब पारित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंकों में धन जमा करके, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग को सम्मिलित करके द्वारा। इन तीनों तरीकों से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये आपके नागरिकता से संबंधित है। अब देखिए अगला विषय या अगला टॉपिक आपका है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेदों में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 से लेकर 35, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएस 71वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण व प्रवर्तन, जो कि है आपका आंसर सी। इसमें देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, साथ में आपका 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करने का उसको अधिकार है, जिसके माध्यम से वो मूल अधिकारों का संरक्षण व प्रवर्तन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका 77वीं बीपीएससी री एग्जाम का प्रश्न है, जो कि 2024 में हुआ था। एक क्वेश्चन क्या है, एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है, वह किस मौलिक अधिकार की मांग कानूनी रूप से नहीं कर सकता? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। वो कानूनी कानूनी रूप से नहीं कर सकता इसकी मौलिक अधिकार की मांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? इसका तो उत्तर देखिए सिंपल सा है, इसे सबको आना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। 1900 किसमें, किस साल? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को जब मूल अधिकार से हटाया गया था, तब प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। देखिए, जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। इन्हीं के काल में 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित किया गया और तथा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, 19(1)(a) के तहत ये आपका मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। ये दोनों आपके भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम पूर्णतः कब प्रभावी हुआ? तो देखिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का। इसके अनुसार क्या था कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 में भी जो निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 45 जो कि आपका निदेशक तत्व से संबंधित है, उसमें भी राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों के आरंभिक देख-रेख और शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) क जो है वो आपका प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्षतः ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किस न्यायिक या प्रशासनिक संदर्भ में पोस्टमार्टम भी किसको कहा जाता है? कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, किस रीट को या पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण को कहा जाता है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने जो संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, जिसमें उत्प्रेषण रीत जो है उसको हम लोग पोस्टमार्टम भी कहते हैं। उत्प्रेषण रीत को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने या परिवर्तन करने की शक्ति संविधान ने किसे सौंपी है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत, जैसा हमने ऊपर बताया आपको, और उच्च न्यायालय आपका 226 के तहत इसको जारी करने का इसको अधिकार मिला। इन दोनों को शक्ति संविधान को मौलिक अधिकार को लागू करने या परिवर्तन करने की शक्ति इनको संविधान देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो जो आपका अनुच्छेद 21 है वो आपको ऑप्शन डी कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जैसा कि आपको पता होगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून है उनके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अगला भी टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जिसका पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? देखिए इसमें तो खैर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, फिर भी इसका हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो, दो, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, सभी नागरिकों के समान नागरिक संहिता जो है वो आपका गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के भाग 4 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? पहला आपका सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये आपका तीसरा है। बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। ये दोनों जो हैं, पहला क्या है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और दूसरा क्या है समान नागरिक संहिता, ये आपके नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था संवैधानिक रूप से किसके अंतर्गत शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके अंतर्गत ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अवाद्य योग्य है ये। इनके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा करके इन सुनवाई नहीं कर सकता इनके ऊपर। चलिए इन पे सुनवाई नहीं होती। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण करने का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। देखिए ये बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित की गई है? तो ये अनुच्छेद 43 है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। चलिए अगला विषय, अगला टॉपिक आपका मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य से देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला मूल कर्तव्य जो था वो देखिए, टोटल तो अभी वर्तमान में 11 है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 ही जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, से संबंधित था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। स्वर्ण सिंह समिति की 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व को समझना। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में तो अभी मैंने बताया आपको टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 जो थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, और एक जो था 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, जो कि क्या है, ये है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जैसा कि आपको पता है भाग 4A में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रपति। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? जिसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की सभी प्रशासनिक व कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका उत्तर भी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी एग्जाम देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा। 65वीं बीपीएससी का है ये, जो 2020 में जो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए 2018 में हुआ प्रश्न है, ये 2018 का प्रश्न है। राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना आपको। वह संसद का हिस्सा नहीं होता, ये तो कथन गलत होगा। वह संसद का एक अभिन्न अंग है, ये सही है आपका। वह संसद में बैठता है और चर्चा में भाग लेता है, ये गलत होगा। वह संसद के दोनों सदनों में मतदान कर सकता है, ये भी गलत होगा। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ये देखिए ये 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन है 2022 का। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव लड़ने के लिए पात्र होते हैं? तो इसमें होगा कितनी भी बार, क्योंकि संविधान में उनके कितनी बार वो चुनाव लड़ सकते हैं इसका प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखने से तो ये लग रहा है कि टॉपिक जो है आपका पॉलिटी से क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट पूछ रहा है, तो आप लोग पीवाईक्यू करके जाएंगे तो संभावना ये है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद जो 54 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य कौन कौन होते हैं? पहले हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला आपका हो जाएगा। दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी हो जाएगा। और तीसरा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, जिनको 70वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको अंतरस्थापित मतलब इसको लागू किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का महाभियोग लगाया जा सकता है, और किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा?
इसका उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है सब राष्ट्रपति राज्यसभा में। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 सप्ताह तक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद, बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। देखिए अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। अगला को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन कर सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन जैसा कि आपको पता होगा ये दिया गया है 356 में है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।